नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी ली होगी, ठीक है। अब हम सेकंड वीडियो, हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में और इस वीडियो के अंदर हम जो भी टॉपिक्स को कवर करेंगे वो सभी टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस पार्ट के अंदर हमारी जो ये वीडियो है और ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले हम कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की नीड क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, उसकी नीड क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थर्ड नंबर पे हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिर आखिरी में हम ये दो टॉपिक समझेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। के बाद हमारे सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसी पार्ट के अंदर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक लॉ है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट साइड पर और जो मास होता है प्रोडक्ट साइड पर, वो हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, किसकी मदद से, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की मदद से। दो या दो से ज्यादा जब सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे दो सब्सटेंस ये ले लीजिए, CaO और H2O। CaO का मतलब बेटा क्विकलाइम होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना और लिख लेना, नोट करते चलना। CaO जब क्विकलाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो स्लिक्ड लाइम बनाता है। स्लिक्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और साथ में कुछ हीट को भी रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, रिएक्टेंट साइड पे दो तरीके के जो सब्सटेंस थे वो आपस में रिएक्ट करे और उन्होंने एक प्रोडक्ट को तैयार किया, तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करता है। तो ये दोनों जो एग्जांपल थे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। रिएक्शन के बारे में आना था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। मतलब क्या है इसका, देखो, हीट एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में हीट एनर्जी बाहर निकलती है। देखो इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ये C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के साथ वाटर भी बनता है और कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है, रिलीज होती है। और जब भी किसी प्रोसेस के अंदर किसी भी एक इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होगी या बाहर निकलेगी तो वो एक रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके का रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा है बिल्कुल। एक्सोथर्मिक में हम ये जान रहे थे कि हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, परंतु इसमें एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, हीट एनर्जी यूज होगी। रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन के अंदर हीट एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या था, रिलीज हो रही थी, बाहर निकल रही थी। इसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यूज होगी। इसकी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सनलाइट सूर्य की जो रोशनी होती है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो सनलाइट की मदद से वो ग्लूकोज तैयार करते हैं और कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये इस तरीके की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद फोर्थ नंबर पे जो रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट लिया जैसे AB, वो टूट गया दो प्रोडक्ट में A और B में, तो ये इस तरीके की डीकंपोजिशन रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, इसमें जो रिएक्शन होता है, जो डीकंपोजिशन होता है, सिंगल रिएक्टेंट दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है विद द हेल्प ऑफ हीट की मदद से। थर्मल का मतलब हीट होता है। जिस तरीके से देखते हैं, एक हमने रिएक्टेंट लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। इसको हमने रिएक्टेंट साइड पे लिया, इसके ऊपर हमने हीट पास करी, हीट पास करने पर हमको CaO क्विकलाइम साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया विद द हेल्प ऑफ हीट। तो इस तरीके की डीकंपोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकंपोजिशन कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन आता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी सेम ही है, बस इसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होगा। मतलब इसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अर्थ है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी या फिर सनलाइट भी बोल सकते हैं। सनलाइट की मदद से जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उस तरीके के रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जानने के बाद अब हम नेक्स्ट अपना रिएक्शन जानेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो समझते हैं। इस रिएक्शन में जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। पहले रिएक्शन में हमने एक कंपाउंड लिया है जिसका नाम है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इस कंपाउंड का जब हमने रिएक्शन जिंक नाम के मेटल से कराया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक कंपाउंड है जिसका हमने रिएक्शन जिंक नाम के मेटल से कराया, तो जिंक जो था उसने कॉपर को यहाँ पर आके डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट था तो जिंक से रिएक्ट होने के बाद वो कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। और ये जो जिंक था वो कॉपर सल्फेट में जुड़ गया था और कॉपर जो था वो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो जिंक था वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था और हाई रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण उसने कॉपर को उसके एक कंपाउंड से अलग कर दिया। जैसे ये जिंक है, कॉपर से रिएक्ट कराया तो ये जिंक सल्फेट में चला गया और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसमें जो जिंक था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो जिंक जो हो गया वो मोर रिएक्टिव हो गया और जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए पीबी मतलब लेड होता है। लेड का जब रिएक्शन हमने CuCl2 से कराया, CuCl2 एक कंपाउंड है और CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का हमने रिएक्शन पीबी मतलब लेड से कराया, ठीक है। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड और कॉपर हो गया, मतलब यहाँ से जो कॉपर था वो अलग हो गया और पीबी जो था वो Cl2 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ लेड क्लोराइड बन गया PbCl2। PbCl2 एक कंपाउंड है जिसका नाम है लेड क्लोराइड, ठीक है। और इस वाले रिएक्शन में जो लेड है Pb वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो इस वाले में मोर रिएक्टिव Pb है और जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो रिएक्शन है जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। नेक्स्ट इसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देख लेते हैं रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड आपको मैंने कई बार बता दिया है लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है। और इन दोनों कंपाउंड में, ये दोनों कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड में दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे Na2SO4, Na2SO4 का मतलब Na सोडियम होता है, SO4 सल्फेट है, तो ये सोडियम सल्फेट का एक कंपाउंड है, ठीक है। वो BaCl2 का मतलब बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो वह BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसका मतलब क्या है, Na2SO4 देखो, Na2SO4 था तो Na की जगह पे Ba आ गया और Ba की जगह पे Na चला गया, इसलिए यहाँ पर BaSO4 बन गया और NaCl, मतलब Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और Na ने Ba को डिस्प्लेस किया, मतलब दोनों एलिमेंट ने एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के बाद अभी हमने इससे पहले सभी रिएक्शंस के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो सभी रिएक्शन जानने के बाद अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा आखिरी रिएक्शन था, ठीक है। तो सभी रिएक्शन जानने के बाद अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हट जाना किसी भी कंपाउंड से। जैसे Mg लिया, Mg मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है, उसके संग ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये MgO बन गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो किसी भी एक रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, साथ में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल का मतलब हट जाना, किसी भी एक एलिमेंट से हाइड्रोजन का हट जाना, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हट जाने को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। जैसे NH3 में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है H हाइड्रोजन है,
तो NH3 से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे NH3 से N2 बन गया और H2 अलग हो गया, N से H2 अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो या फिर हाइड्रोजन हट जाए, रिमूव हो जाए, तो इस तरीके के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड है और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है। ये सेम इसका उल्टा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो इस तरीके के रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। जैसे Mg मैग्नीशियम है, उसके संग हाइड्रोजन हमने जोड़ दी, रिएक्ट करा दिया, तो MgH2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन जो था वो Mg के साथ ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन ऐड होने के कारण इस तरीके के रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाएगा। अब रिडक्शन में हाइड्रोजन तो ऐड होती है, साथ में एक और चीज होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। कैसे? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो MgO में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का एटम आ रहा है, तो MgO में Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब MgO से जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो गई थी और दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन हट गई थी। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इस तरीके की रिएक्शन को रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ काम करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने का मतलब है जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया, और ऑक्सीजन किस चीज में अलग होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में होता है, तो ये रिडक्शन हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से जिंक हो गया, मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जो एटम था वो रिमूव हो गया, और जहां पर भी ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद इसी में रिडक्शन तो हो गया, ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन देखिए कहां हो रहा है, कॉपर था, कॉपर के साथ CuO बन गया, कॉपर से O जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में जाता है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब जो जिंक ऑक्साइड था वो तो जिंक बन गया और वहां से जो ऑक्सीजन का एटम था वो रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन एटम रिमूव होने के कारण वो रिडक्शन था, और कॉपर में वो ऑक्सीजन का एटम जुड़ गया था, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो ऑक्सीडेशन था। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ काम करता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जानने के बाद अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक एलिमेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड होती है और हाइड्रोजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। रिडक्शन रिएक्शन था इसके बाद। रिडक्शन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है रिडक्शन में। इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जानने के बाद अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बट इटसेल्फ रिड्यूस, और अपने अंदर को अपने से रिड्यूस हो जाते हैं। अब समझते हैं इसका मतलब रिएक्शन से, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये बोल रहे हैं ऐसे एजेंट है वो जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे इसमें CuO एक एलिमेंट है, CuO, ठीक है। CuO एक एलिमेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है।
अब ये CuO यहां बन गया Cu, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद हो जाते हैं रिड्यूस, मतलब अपने अंदर से ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। देखो CuO ऑक्सीजन छोड़ दी, Cu बन गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस वाली रिएक्शन में, वो होगा CuO। CuO क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि CuO ने अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, अपने आप को रिड्यूस कर लिया, अपने आप को ऑक्सीजन से हटा लिया और दूसरे को ऑक्सीजन दे दी। किसको ऑक्सीजन दे दी? H2 को दे दी। देखो H2 यहां से H2O बन गया, ठीक है। तो ऐसे एजेंट जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटा लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं, अपने आप को तो रिड्यूस कर लेंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे, इस तरीके एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देख लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट आर स्पीसीज व्हिच रिड्यूसेस अदर बट गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो खुद तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा है बिल्कुल। देखो H2 एक एलिमेंट है, उसने क्या करा, O ले लिया, देखो H2O बन गया। तो H2O बन गया। तो H2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरों से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इस तरीके के एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है H2 रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। तो ऐसे एजेंट जो दूसरों को तो रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऐसे एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, PbO, ठीक है, Pb मतलब लेड, O मतलब ऑक्साइड बन गया, तो लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है PbO से Pb बन गया, PbO से क्या बन गया, Pb। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई। और ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को दूसरों को दे देते हैं, अपने से तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और वो ऑक्सीजन दूसरों को दे देंगे, क्या कह रहे हैं, इट सेल्फ रिड्यूस, खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज कर देंगे दूसरों को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो PbO Pb बन गया, PbO Pb बन गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो यहाँ पर PbO होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटा लिया और उस ऑक्सीजन को किसको दे दिया, देखो C को दे दिया, क्योंकि C यहाँ से CO2 बन गया है। देखो C यहाँ से CO2 बन गया है। तो जब C यहाँ से CO2 बन गया है तो इस तरीके के एजेंट को क्या बोला जाएगा, इस तरीके के एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर C होगा, कार्बन क्यों होगा, कार्बन इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि इसने ऑक्सीजन खुद ले ली। देखो C से CO2 बन गया, तो खुद से ऑक्सीजन ले ली और दूसरे को रिड्यूस कर दिया। एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जानने के बाद अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है कोरोजन। द प्रोसेस ऑफ ईटन अप ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन एक रिएक्शन है किसी भी एक मेटल सरफेस का, कोई भी एक मेटल सरफेस जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ, तो वो अपनी सरफेस के ऊपर कोरोजन कर लेती है, मतलब उसकी जो सरफेस होती है वो कोरोड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिस तरीके से आयरन मतलब लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। आयरन एक मेटल है और उस मेटल की सरफेस पर रस्ट जम जाती है, जंग जम जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म रेड सब्सटेंस, तो अपनी सरफेस के ऊपर एक रेड कलर का सब्सटेंस को तैयार कर लेता है। उस रेड कलर के सब्सटेंस को रस्ट कहा जाता है और उस रस्ट का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 होता है। उस रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है उसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 होता है, जिसको हम फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोरोजन सिंपल सी बात है, किसी भी मेटल सरफेस पर जब जंग लग गई है, कोरोड हो गई है, किसकी वजह से, जब वो रिएक्ट हो रही है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट हो जाती है, वाटर से, एसिड से, तो कोई भी मेटल सरफेस इन सारी चीजों से रिएक्ट हो जाती है तो अपने सरफेस के ऊपर कोरोड हो जाती है, रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। और इसका एग्जांपल हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग है। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग का मतलब है ये जो जंग लग जाती है किसी भी एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो उससे बचाव कैसे किया जाए, उसे बचे कैसे। तो किसी भी एक मेटल सरफेस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, तो जैसे आयरन की सरफेस होती है, ठीक है, तो आयरन पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं,
ठीक है। पेंटिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, जिससे आयरन मेटल जो है उस पर वो कोरोड नहीं होगा और उस पर जंग नहीं लगेगी। इसके बाद थर्ड टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन भी एक मेथड है जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब लोहे पर जो जंग लगी है उससे बचाव कर सकते हैं। मतलब जो आयरन सरफेस होती है ना, जब हम उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक एक मेटल होता है, ठीक है, जिंक का सिंबल Zn है, आपको पता ही है, ठीक है। तो जिंक मेटल जो होता है उसकी कोटिंग को जब हम आयरन की सरफेस पे कर देते हैं तो इससे भी हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन जानने के बाद अब हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको जानेंगे। सबसे आखिरी का टॉपिक है, सब बड़ा ही सिंपल टॉपिक है कि व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो द टर्म रेंसिडिटी मींस अ कंडीशन इन व्हिच फूड हैज बिकम अनडिजायरेबल। रेंसिडिटी एक टर्म है जिसमें जो फूड होता है वो क्या हो जाता है? अनडिजायरेबल हो जाता है ईटिंग के लिए, फूड खाने के लिए सही नहीं रहता है, अनडिजायरेबल होता है, सड़ जाता है। जब फूड सड़ जाता है तो उसको रेंसिडिटी कहा जाएगा। वो क्यों सड़ता है? तो इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ऑयल्स। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट कर जाती है फूड पर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? जो फूड होता है वो रेंसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेंसिड। रेंसिड का मतलब जो फूड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है, फूड ईटेबल नहीं रहता। ईटेबल का मतलब खाने योग्य नहीं रहता है फूड, ठीक है। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑक्सीजन डैमेज इन फूड। और रेंसिडिटी टर्म को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसने क्या किया है? हमारे फूड को डैमेज कर दिया है, ठीक। तो ये रेंसिडिटी हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, ठीक है। इस चैप्टर में आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराएंगे, हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस भी कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियोस से, हमारी जो हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं, इन वीडियोस से आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल आपको लगे, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।